हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द बोर्ड अड्डा। आज हम लोग या नेशनलिज्म इन इंडिया लेक्चर सीरीज में लेक्चर 5 को देखेंगे। पिछले लेक्चर में लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या और कैसे वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड हुआ और कैसे मास मूवमेंट हुआ और व्हाट इज द द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। तो हमने उसमें देखा था गांधी जी ने डांडी मार्च की थी, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, तो तब जाके जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की इसको बिगनिंग कहते हैं, शुरुआत कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, भारत के अलग अलग कोनों में, देश के अलग अलग कोनों में, कैसे वहां की जो रहने वाले लोग थे उन्होंने कैसे जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समझा था, कैसे देखा था और कैसे उससे रिलेट किया था। इस बात को हम लोग इसमें देखेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? Why did Swaraj mean to them? कह रहा है कि वही चीज हमने जो बताया कि कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या क्यों मूवमेंट ज्वाइन किया, उनके आइडियल्स क्या थे और उनका स्वराज के लिए उनका क्या मतलब रहता था। तो ये सब चीजें हैं जिसको हम लोग इस लेक्चर में डील करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे जो है कंट्री साइड में, इन द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री, हाउ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड। तो इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स लाइक द पाटीदास। देखो पाटीदास हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो गुजरात और ये उत्तर प्रदेश का एरिया है उसमें पाटीदास और जाट्स जो के थे वो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, रिच पीजेंट्स थे। तो अब बताया कि उस समय हम इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था वर्ल्ड में, आर्थिक मंदी चल रही थी, तो उसके कारण ये लोग जो है परेशान थे और उनको जो रेवेन्यू देना पड़ता था ब्रिटिश को, वो सिस्टम से वो ऑपरेट थे। इसलिए वो जो है एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। और भाई वो जब रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं, गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि भाई देखिए, ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं देखिए हम रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि आर्थिक मंदी चल रही है और हमारा जो इनकम सोर्स है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है हमको, हम लोग अपना जो कॉमर्शियल क्रॉप है उस लेवल पर सेल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मना कर देती, नहीं आप कुछ भी कीजिए हमको टैक्स देना पड़ेगा। दिस रीच पीजेंट्स बिकम इंथुजियास्टिक सपोर्टर। और तब ये लोग क्या होता है कि इनके अंदर बहुत ही गुस्सा भर जाता है और ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करने लगते हैं और बहुत ही इंथुजियाज के साथ बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। करते क्या है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी कम्युनिटीज में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जागरूकता फैलाते हैं और जो रिलक्टेंट मेंबर्स रहते हैं, समझ रहे हो, उसमें उनके बीच जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पॉपुलर करते हैं। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वार स्ट्रगल्स अगेंस्ट रेवेन्यूज। और इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि हमारा जो रेवेन्यू हमको जो देना पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो ऑपरेसिव रेवेन्यू सिस्टम है उसके खिलाफ इनकी लड़ाई थी। स्वराज मतलब इनको यही रहता है भाई हमको इससे छुटकारा मिले, हमको जो ऑपरेसिव रेवेन्यू सिस्टम है ब्रिटिश गवर्नमेंट का उससे छुटकारा मिले। स्वराज जो है रिच जो पीजेंट्स थे या पाटीदार और जट्स जो थे गुजरात और उत्तर प्रदेश के, उनके मतलब ये रखता था। So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. लेकिन होता क्या है कि but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931। हमने बताया था ना कि जब मूवमेंट 1931 में कॉल ऑफ कर लिया गया था, होता क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सबको उठा के जेलों में डालने लगती है। गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, गांधी इरविन पैक्ट होता है, लेकिन आते हैं देखते हैं तो गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू जेल में पड़े रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि गांधी जी सब सोच के मूवमेंट को कॉल ऑफ करके जाते हैं, जब तो उल्टा जब दोबारा फिर आते हैं तो 1932 में स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये लोग इतना मतलब दुखी हो जाते हैं कि मूवमेंट कॉल ऑफ की वजह से वो लोग फिर दोबारा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं। द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड
Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. कह रहा है कि भाई देखिए इसमें रिच जो पीजन्स थे उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो छोटे किसान थे, छोटे मजदूर थे, वह क्या किए थे कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे खेत लेकर खेती करते थे और उनकी जो कल्टीवेटिंग लैंड को कल्टीवेट करते थे, उससे उनको लैंडलॉर्ड को भी टैक्स देना पड़ता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था। तो ये एक ऑपरेसिव सिस्टम था जिसके खिलाफ वो लोग जो है स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे। Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. और इसको कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहती है, उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में समझती है कि भाई देखो ये जो किसान है, लोग पीड़ित है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम से, तो वो नो रेंट कैंपेन के साथ आती है कि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, आपको रेंट एज अ रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके सपोर्ट में कांग्रेस आती है और सोचती है कि भाई इससे क्या होगा कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है इस पीजेंट्स में फैलेगी ज्यादा और हम लोग मूवमेंट को और वाइड स्प्रेड बना सकेंगे। अब बिजनेस क्लास जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास या बिजनेस क्लास, वह कैसे पीजेंट्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समझता है, उसको हम लोग इस लेक्चर में फर्दर डील करेंगे। अब होता क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन जो मर्चेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ह्यूज प्रॉफिट बनाते हैं और पावरफुल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं उसमें सपोर्ट चाहिए होता है। देखो खाना भी जाता था यहाँ से, जो गन्स वगैरह होती थी, ये सब चीजें थी, तो काफी उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास था या मर्चेंट क्लास था वो ग्रो हुआ और वेल्दी हुआ। कीन ऑन स्पेंडिंग देयर बिजनेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। कह रहा है कि भाई अब उनको भी इस चीज का मजा मिलने लगा कि देखो भाई हम जो ग्रोथ हुई है हमारी, तो अब ये जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी है, जो बिजनेस पॉलिसी है कि भाई हम लोग को ट्रेड से रिस्ट्रिक्ट करती है, इसके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। वो चाहते थे कि हम लोग फ्रीली बिजनेस कर सके किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो टू ऑर्गेनाइज बिजनेस स्टेट दे फॉर्म, और इसके लिए वो बनाते क्या है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कह रहा है कि 1920 में इस इंटरेस्ट को लेके कि हाँ जो बिजनेस क्लास है वो फ्रीली बिजनेस कर पाए ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1920 में, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में फिक्की कहते हैं। ये दो ऑर्गेनाइजेशन 1927 में बनाते हैं, और इसको लीड कौन करते हैं, प्रोमिनेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं उस समय की, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जेडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, बिरला ग्रुप वाले, ये दोनों लोग इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके ये मूवमेंट को लेड करते हैं। और जो है अब बिजनेस फ्री पॉलिसी से हो, रिस्ट्रिक्ट ना हो, इसके लिए वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट में जो है स्ट्रगल करते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लेते हैं। दे गेव फाइनियल, और वो कैसे पार्ट लेते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं और रिफ्यूज बाई कर देते हैं सेल इम्पोर्टेड गुड को, कि भाई वो रिफ्यूज कर देते हैं जो इम्पोर्टेड गुड, जो ब्रिटिश से इंपोर्ट हो रहा है गुड, उसको बाई और सेल करना रिफ्यूज कर देते हैं। फाइनेंशियल एड देते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं। फिर बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक। और ठीक जैसा कि हमने देखा था पीजेंट्स के सिस्टम में कि जब कॉल ऑफ हो गया मूवमेंट, जब दोबारा लॉन्च हुआ तो उतना इंथुजियास्टिक नहीं हुआ, तो ऐसे बिजनेस क्लास भी हुआ कि जब मूवमेंट दोबारा लॉन्च किया गया तो उतने इंथुजियास्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं देखे। The industrial working class did not participate in civil disobedience movement in the large numbers. लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था, देखो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग तो पार्ट लिए थे, लेकिन जो इंडस्ट्री में वर्क करते थे वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिए। अगर हम लोग नागपुर जो एरिया है महाराष्ट्र का उसको छोड़ दे तो, क्योंकि वहां पर पार्ट लिए थे।
As industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. कह रहा है कि जैसा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, वो कांग्रेस के नजदीक जाते थे, इसलिए जो वर्कर्स थे वह इससे दूर रहने लगे कि देखो भाई अब जा रहे हैं तो हम लोग राजनीति का शिकार ना हो जाए मूवमेंट में पार्ट लेने की वजह से, तो जो वर्कर्स थे वो दूर होने लगे, ठीक ना। और Gandhian program like boycott goods as a part of their own movement against low wages and poor working conditions. These were strikes by railway workers 1930 and dock works in 1930. In 1930 thousands of workers in Chota Nagpur tin mines. कह रहा है 1930 में हजारों की संख्या में जो वर्कर्स थे छोटा नागपुर की टिन माइन से, और गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट rallies and boycott campaigns, but the Congress was reluctant to include worker demand as a part of its program of struggle. It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. फिर जो हमको देखने को मिला कि कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो माइंस वर्कर्स थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर पार्ट लिया था और उन्होंने इसको सिंबलाइज किया था। जो खादी कैप थी उसको पहन के सिंबलाइज किया था, और कांग्रेस ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा ताकि वो सपोर्ट करें, और इससे क्या हो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वह इससे जो उसकी पॉलिसी से वो करेंगे। कांग्रेस ने क्या किया, डायरेक्ट जो है कनेक्शन बनाया इन वर्कर्स के साथ कि भाई हम लोग इनकी मांगों को अगर रखेंगे तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे हमसे। ऐसे पॉलिसी के साथ कांग्रेस तब आई थी। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। और कह रहा है एक और फीचर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हमको जो देखने को मिलता है कि इसमें वुमेन औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। During Gandhi's salt march, thousands of women came out of their homes to listen him. कह रहा है गांधी जी सब सॉल्ट मार्च कर रहे थे। हमने बताया था कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक मार्च किया था, 240 माइल चले थे वो। तो इस जब वो जाते थे, उस रास्तों से जाते थे, तो जहां पर रुकते थे वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे उनको सुनने के लिए। वो बताते थे कि देखो भाई जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है कैसे, और हम लोग अपना स्वराज कैसे पा सकते थे। तो इस हिस्से में जो लोग उनको सुनने आते तो उसमें वुमेन्स जो है वो बढ़ चढ़कर पार्ट लेती थी, बहुत ही ज्यादा संख्या में आती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस मैन्युफैक्चर साल्ट, और वह जो है प्रोटेस्ट में भाग ली, मार्चेस में पार्ट ली और मैन्युफैक्चर की साल्ट भी। पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स, हमने बताया ना कि उन्होंने फॉरेन क्लास को पिकेट किया, लिकर शॉप्स को भी पिकेट किया। मैनी वेंट टू जेल, और देखो बड़ी बात यह है कि उसमें से कुछ औरतें जेल भी गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए। सोचो हम लोग को आजादी कैसे मिली है। भारत के हर कोने से लोग लगे हुए थे, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, चाहे युवा हो। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग भी लगे हुए थे। तब जाके हमको अंग्रेजों से आजादी मिली है, तब जाके भारत स्वतंत्र हो पाया है। लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद भी राजनीति का शिकार अभी बना हुआ है। हमने देखा कि कैसे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया। आज भी हम लोग कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन तब भी भारत एक है। भारत भी विविधताओं का देश है, यहाँ पर सब लोग जो है मिलकर चैन अमन से रहते हैं। क्योंकि यह भारत जो है यह सनातनी संस्कृति का देश है, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम माना जाता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो आप लोग जब ये पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो कुछ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है सोशल एरेना की। बेसिकली सोशल साइंस है क्या, हिंदी में इसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान। आपको नॉलेज हो सोसाइटी की, यही सोशल साइंस है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे स्टोरी क्या चीजें हुई थी, घटित हुई, तो उसको मत आप रिलेट भी कीजिए कि कैसे कैसे लोगों ने आजादी में हिस्सा लिया, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज हम लोग एज ए इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम लोग को राइट ऑफ एजुकेशन है,
हम लोग जैसे चाहें वैसा रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, गांधी जी वॉज कन्विंस दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन। कह रहा है कि गांधी जी लेकिन गांधी जी का यह विचार था कि देखो भाई, जो वुमेन्स हैं उनकी क्या होती है कि वो गुड मदर्स बने, गुड वाइफ्स बने। इसीलिए जो कांग्रेस थी वो बहुत लंबे समय तक वुमेन्स को कोई जो है ऑफिशियल पोजीशन जो है कांग्रेस में वुमेन्स ने नहीं पाई थी। इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, और केवल एक सिंबल के रूप में उनका प्रेजेंस था कांग्रेस में। लेकिन बाद में हम पाएंगे कि सरोजनी नायडू आई और काफ़ी कांग्रेस में एनी बेसेंट आई, फिर उसके बाद काफ़ी मतलब वुमेन्स ने जो है कांग्रेस की जो प्रेसिडेंसी थी वो रूल की थी, और उनके मतलब चेयरमैनशिप में काफ़ी कांग्रेस के सेशन हुए थे। अब लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, वन ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल। कह रहा है कि सभी ग्रुप जो है स्वराज के नोशन से जो है अपने आप को अटैच नहीं कर पाएंगे, अटैच नहीं कर पाए थे। उसी में से एक ग्रुप था अनटचेबल का, who around 1930s has begun to call themselves दलित और oppressed। 1930 में वो अपने आप को दलित और ऑपरेस्ड मानते थे। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, और बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस थी वो दलित्स को इग्नोर की। उनको भाई जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी भारत में चलती थी, जो सनातनीज फोर्सेस चलती थी, उस वह इनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जो दलित थे, जो अनटचेबल्स लोग थे। पहले हमारे देश में क्या होता था ना कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी के लोग थे जिनको मतलब गजब की भावना थी। मैं तो ऐसी बातों पे विश्वास नहीं मानता कि भाई कैसे जो है ह्यूमन एज ए ह्यूमन, जैसे भाई उनको, हमको भगवान दो हाथ दिए हैं, हमको दो पैर दिए हैं, हमको मुंह दिए हैं, हमको आंख दिए हैं, वैसे उनको भी दिए, तो कैसे कोई अनटचेबल हो सकता था, ऐसी धारणा थी समाज में। अब ये फैलाई गई है कि हिस्ट्री झूठ बोलती है, इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। हो सकता हो कि भाई एक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंडेवार रहा हो, काफी मतलब साल तक उन्होंने राज किया है भारत में। तो अगर कोई एजेंडा लंबे समय तक चलता है तो क्या हो जाती है, सोशल प्रैक्टिस हो जाती है, समाज में चलने वाली एक प्रथा हो जाती है। तो हो सकता है एजेंडेवार भी रहा हो, क्योंकि भारत को तोड़े तभी राज कर पाए। गांधी जी का क्या मानना था, गांधी जी का मानना था ब्रिटिश वाज एबल टू रूल द इंडिया ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द इंडियंस। और फिर गांधी जी इसको क्या कहते हैं, अनटचेबल्स को हरिजन कहते हैं, और द चिल्ड्रेन ऑफ द गॉड। गांधी जी जो अनटचेबल्स होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, हरिजन या चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के बच्चे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, और गांधी जी उनके लिए काम भी करते हैं भाई, उनके लिए सत्याग्रह करते हैं ताकि वो लोग टेम्पल्स में, मंदिरों में जा सकें और पब्लिक वेल से पानी ले सके, टैंक्स रोड्स इस्तेमाल कर सके। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, और गांधी जी ने जो है टॉयलेट्स को भी क्लीन किया ताकि जो भंगी लोग होते हैं, जो स्वीपर्स लोग होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में दिख पाए कि देखो भाई ये लोग, अब भाई स्वच्छता का कोई काम कर रहा है तो अनटचेबल कैसे हो सकता है। आप घर में गंदगी से रहेंगे, आप भी तो स्वच्छता का काम करते हैं। तो परस्यूडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने इस बात को समाज में लेके गए, इस बात को उन्होंने परस्यू किया जो अपर क्लास थी कि भाई देखिए आप लोग एक गलत विचारधारा से पीड़ित हैं, आप अनटचेबिलिटी एक बुरी प्रथा है, इसको आप लोग छोड़िए और आगे बढ़िए। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी। लेकिन वहीं पर जो बहुत से दलित लीडर्स थे वो अलग अलग तरीके के थॉट रखते थे। जैसा कि ऑब्वियस सी बात है कि सबका जो थॉट प्रोसेस होता है या माइंड ऑफ थॉट होता है सबका सेम नहीं होता है, सबका सबका डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कि भाई गांधी जी कुछ ऐसे तरीके सोचते हो और कुछ लोग ऐसे तरीके सोचते हो। तो अब देखिए दलित क्या सोचते थे, जो दलित लीडर्स थे वो क्या सोचते थे, उसको देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसमें से एक दलित लीड
बहुत ही बड़े जो है हमारे जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और माना जाता है कि ऑप्रेस्ड का क्लास के जो है एक बहुत ही बड़े नेता माने जाते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और ये खुद एक दलित का क्लास से बिलोंग करते थे। हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और इन्होंने दलित की अपलिफ्टमेंट के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था 1930 में। और इसके लिए गांधी जी के और अंबेडकर के बीच में जो है कहा सुनी भी हो गई थी, क्लैश भी हो गया था, क्योंकि अंबेडकर का मानना क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है दूसरी, तो उसमें जो अंबेडकर होते हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट मानते हैं दलित के लिए। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर डिमांड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस डिमांड को मान भी जाती है, गांधी जी बिगेन फास्ट अनटू डेथ, और गांधी जी क्या मरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। उनका यह मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा तो ये लोग क्या है कि समाज से कट जाएंगे, एलिनेट हो जाएंगे, समाज में इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी को सेपरेट कर देंगे, इलेक्टोरेट के ही माध्यम से सेपरेट तो कर रहे हैं ना, तो सेपरेशन हो जाएगा। गांधी जी का ऐसा मानना था और अंबेडकर जी ऐसा मानते थे कि अगर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो ये डिप्रेस जो क्लास है वो और अपलिफ्ट होगी। और इसके लिए जो अंबेडकर थे भाई, जब देखते हैं गांधी जी फास्ट पर बैठ रहे हैं तो गांधी जी की डिमांड को मानते हैं, और दोनों लोग के बीच में पूना पैक्ट जो है साइन होता है 1932 में। तो अगर एग्जाम में पूछता है बिटवीन होम पूना पैक्ट व साइन, अगर ऑप्शन में दिया है गांधी एंड अंबेडकर, गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक, तो आप क्या बताएंगे? बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। इट गेव, और अच्छा पूना पैक्ट होता क्या है? इट गेव द डिप्रेस क्लासेस लेटर टू नोन एज शेड्यूल क्लास, और जो डिप्रेस क्लास को शेड्यूल कास्ट माना गया उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। देखो आज अगर आप जो थोड़ा सा इलेक्शन वगैरह की नॉलेज रखते होंगे, जो सीट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं या स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वह रिजर्व है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, हम जिस टाउन से बिलोंग करते हैं वहां पर दो लोकसभा सीट है, एक जो है रिजर्व के लिए, एक जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई हुई सीट है। वहां पर सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा हर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा है जहां पर शेड्यूल जो है ज्यादा मात्रा में है उनके लिए जो है सीट को रिजर्व कर दिया गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। कह रहा है खिलाफत मूवमेंट के डिक्लाइन के बाद जो एक बड़ा तबका था, एक बड़ा समूह था मुस्लिम का, वह भी कांग्रेस से अपने आप को बटा पाया। फ्रॉम मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। और वो क्या पाए कि जो मुस्लिम क्लास था वो ये पाया कि भाई कांग्रेस जो है वो ज्यादातर हिंदुओं की तरफ झुकी हुई है एज अ रिलेशन बिटवीन हिंदू मुस्लिम, और इससे वजह से क्या हो जाता है, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो उनके रिलेशंस होते हैं उसमें खटाव पैदा हो जाता है, दूरियां पैदा हो जाती है, जिसके लेके जो है धर्म के नाम पर दंगे भी होते हैं, राइट्स होते हैं वेरियस सिटीज में, और दोनों पक्षों के बहुत लोग मारे जाते हैं। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू renegotiate an alliance and in 1927 it appeared that such unity could be forged। देखो होता क्या है कि फिर उसके बाद जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग रहती है वह इस बात के साथ आती है कि भाई देखो हम लोग को रीयूनाइट कर जाता है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लोग वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वह भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं, और वह इस बात से मानने के लिए तैयार भी नहीं होते कि हम लोग इस बात छोड़ेंगे नहीं, भाई हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए ही चाहिए। Muslims were reserved seat in the Central Assembly and representation in proportion of to population in Muslim dominated provinces। और इसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम की जो सेंट्रल असेंबली में सीट रिजर्व कर दी गई, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे बंगाल एंड पंजाब में प्रोपोर्शनल वाइज उनकी सीटें रिजर्व की गई।
फिर negotiation over the question of representatives continued, but all hope of resolving the issues all party conference in 1920 disappeared when Mr. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. लेकिन ये बात को मानने से इनकार कर दिया जाता है जब मिस्टर जैकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हैं वह इस बात से इनकार कर जाते हैं, नहीं भाई देखो हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे पाएंगे इंडिया में। When the civil disobedience movement started, there was an atmosphere of suspicion and distrust between two communities. और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसकी वजह से जो दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत दूरियां देखने को मिली, लोग एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते थे। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. और भाई जो बहुत सारे लीडर्स थे वो इस बात से चिंतित थे और अपने कंसर्न को दिखाते थे कि देखो जो हमारा मिनिॉरिटी स्टेटस है, हम कम संख्या में है भारत में, कुछ न कुछ तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलने चाहिए। They feared that culture and identity of minority would be submerged under the dominion of Hindu majority. वो मानते थे कि अगर हिंदू मेजॉरिटी में रहेंगे जो हमारा कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वह प्रभावित होगी। अब अगला है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। हमने जैसे कि चैप्टर जब पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप तो हमने देखा था कि जो पेंटर्स वगैरह होते थे वो कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे जिससे जो है लोग नेशनल यूनिटी के सेंस को कनेक्ट कर पाए, नेशनल यूनिटी से कनेक्ट हो पाए। उसी तरीके से हमने देखा था कि पेरिस में जो है और फिर जर्मनी में जर्मेनिया थी, इटली में लाटाइलिया थी। तो ऐसे ऐसे हमने अलग अलग फिगर्स के बारे में, फिगरिंग्स के बारे में पढ़ा था। इससे हमने क्वेश्चंस भी बनाया है जब आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देखेंगे। हाँ, आपको बता दें कि मैं एमसीक्यू क्विज जो है हमेशा हर चैप्टर पढ़ाने के बाद, चाहे साइंस का हो चाहे सोशल साइंस का हो, अपने कम्युनिटी यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करता हूँ @बोर्ड अड्डा। उस पे जाके आप लोग अपने एमसीक्यू की प्रिपरेशन को इनहेंस कर सकते हैं। तो नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर, बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन माइंड्स। तो देखो होता क्या है कि नेशन जब नेशनलिज्म राष्ट्रवाद कैसे शुरुआत होता है कि लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो डेवलप्ड हो कि देखो भाई हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। देश भावना कैसे जनती है कि भाई देश भक्ति कैसे जनती है। तो इसीलिए जो कल्चरल प्रोसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे फोल्क सॉन्ग हुआ, फोल्क लोर हुआ, पॉपुलर प्रिंट्स हुए, सिंबल्स हुए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोकगीत, लोक नृत्य और जो पेंटिंग्स होती हैं, जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल आइडेंटिटी को सेव करने में, कलेक्टिव आइडेंटिटी को सेव करने में। उसी में से कुछ ऐसे जो राइटर्स आए वो उन्होंने लिखा भी। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने आनंद मठ, उनकी पुस्तक का नाम था, देखो यहाँ आनंद मठ लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा था वंदे मातरम। क्या लिखा था? वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। नेशनल एंथम जनगण मन है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, ठीक ना। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा है उनके भाई थे। उन्होंने एक फेमस प्रिंट भी बनाया था भारत माता का, ठीक ना। तो हमने देखा कि कैसे जो है एक आइडिया चलाया जा रहा है। देखो ये भारत माता जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पेंट की गई है। रुकिए भारत माता को और विजुलाइज करते हैं हम लोग, 1 मिनट। हाँ, भारत माता की पिक्चर को देखते हैं। ये है भारत माता जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे जिन्होंने पेंट की थी। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। किस पुस्तक में लिखा था? आनंद मठ में लिखा था। उनकी पुस्तक का नाम पेपर में अगर पूछे एमसीक्यू में हु रोट द आनंद मठ, तो आप क्या बताएंगे कि भाई देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी थी और उसमें उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर बिगन हिमसेल्फ कलेक्टिंग बैलेट्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोल्क रिवाइवल इन मद्रास। और देखो बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय देखने को मिले। उसी तरह मद्रास में नतेशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, The Folklore of Southern India. उन्होंने एक किताब लिखी The Folklore of Southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most
trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics। और जो लोक प्रचलित कथाएं होती थी, जो लोक प्रचलित कहानियां होती हैं, उसकी जो है किताबें लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। उसी में से मद्रास के रीजन में, साउथ के रीजन में नतेशा शास्त्री थे जिन्होंने लिखा था द फोल्कलोर ऑफ साउथ इंडिया। फिर गांधी जी ने भी कुछ उसमें किए थे, जैसे उन्होंने रघुपति राघव राजा राम वाला सिस्टम दिया था ताकि लोग कैरी करे। तो ऐसे हमको देखने को मिलता है कि कैसे जो है वेरियस जो आर्टिस्ट रहते हैं या वेरियस लीडर्स रहते हैं, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी को सेंस को डेवलप करने के लिए लोगों में कैसे कैसे मीजर्स, फोक सॉन्ग्स, फोल्कलोर, फोक स्टोरीज और पेंटिंग्स के माध्यम से वो लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी को जनरेट करना चाहते थे। अब कंक्लूजन, पूरा चैप्टर का निचोड़ क्या निकलता है? अ ग्रोइंग अंगर अगेंस्ट द colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into common struggle for freedom. In the first of the 20th century, the Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movement for independence. Though such movements, the nationalists tried to forge a national unity, but we have been seen diverse groups and classes participated these movements and varied aspiration as their grievances and wide-ranging freedom from colonial rule also mean different peoples. In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonialism. और ये सब चीजें जब घटित हुई तो लोग जो है इससे रिलेट करना स्टार्ट हुए और मूवमेंट जो है एक मास एजिटेशन के रूप में, एक जन समूह के रूप में उभरा। सबके लोगों के बीच में आजादी की मांगे उठने लगी, भारत को आजाद करो, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे, भारत छोड़ो के नारे लगने लगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी, ऐसे ऐसे नारे लगने लगे भारत में। और भारत एक नेशन स्टेट के रूप में उभरा, राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा। भारत इंडिपेंडेंट हुआ फाइनली 1947 में, लेकिन वहां पर भी बताया भारत का डिवीजन होके, ठीक ना। तो ये चैप्टर आज होता है खत्म। अब अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है, उसको हम लोग फर्दर लेक्चर्स में बिगिन करेंगे। हमने जो है इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट कंप्लीट कर दिया है एक शॉर्ट में। पूरा डेवलपमेंट कुछ खास था नहीं, उससे कम क्वेश्चन एराइज होते हैं। हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। हमने कुल जो है हिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म किए, एक चैप्टर हमने पावर शेयरिंग खत्म किया है डेमोक्रेटिक्स का, और एक चैप्टर हमने डेवलपमेंट का खत्म किया है इकोनॉमिक्स का। एक चैप्टर हमने ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हम लोग फर्दर चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम 1 शॉर्ट वीडियो के साथ आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड और कैन बी given in your board examination by the board, we will discuss it in a such a way that only listening to it will secure you a good marks in your examination. So thank you everyone, and if you like the video, if you like the content, then subscribe the channel, share the channel, like it, or if you have any suggestion, then pin in a comment. If you want a good content, a better content, and wanted to make your study effective, your board preparation effective, please support the channel. And if any suggestion, pin in comment or message me on Instagram board@21 @board21. Thank you everyone.